हेलो फ्रेंड्स, तो फिर मैं अकाउंटेंसी फीवर चैनल में संजीव मिश्रा आपके सामने। और फ्रेंड्स, हम सेकंड चैप्टर यहाँ पे बिजनेस स्टडी का देख रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो एक और मैं यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज यह वीडियो, यह चैप्टर ही पूरा का पूरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस स्टडी में ये मैनेजमेंट वाला टॉपिक, खासकर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और इसमें केस स्टडी बहुत सारे होते हैं, और अगर आप इन सारे हेडिंग्स को बहुत सावधानी से न समझें, अगर न इसको स्टडी करें, तो फिर आप केस स्टडी को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको ये सब्जेक्ट आसान तो लग रहा होगा, बट ये सब्जेक्ट आसान नहीं है अगर आप इसके वर्ड्स को सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं करते हो। दूसरा, मैं यहाँ आप लोगों से एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे इन वीडियोज को देखो, समझो, और अगर कहीं कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे अनडाउटेडली उस पर अपना क्वेश्चन पुट अप करो, मैं उसको सॉल्व करूंगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, और इसको अपने साथ वालों से रिक्वेस्ट करें वो वीडियोज को लास्ट तक जरूर देखें। मैं एक छोटे से शहर देवरिया से बिलोंग करता हूं, और आप लोगों से बहुत उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमें इस काम को करने के लिए बहुत ज्यादा अपना सपोर्ट दोगे, जिससे कि मैं और बेहतर तरीके से कर सकूं काम को। और ये आपके लिए मैं बेहतर करना चाहता हूं। आपका सजेशंस, आपका एडवाइस मुझे हमेशा, मैं उसके लिए मैं तैयार रहूंगा कि आप जो भी बताओ, मैं उसके हिसाब से, आपके हिसाब से काम करने के लिए आपके लिए खड़ा रहूंगा, काम करूंगा। ओके, तो आज चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। हमारा चैप्टर चल रहा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उसमें हमने देखा था लास्ट वीडियो में, उसको आप फिर से एक बार देखो जाके, अगर नहीं देखे हो तो एक बार देखो। लास्ट वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नेचर और इम्पोर्टेंस क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, और नेचर क्या था। यहां आपसे बात होने जा रही है कि ये जो प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, कि प्रिंसिपल्स जो भी है मैनेजमेंट के, जो प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स को लाया कौन, किसने इन प्रिंसिपल्स के बारे में सोचा, एनालिसिस किया, कौन इसको एक सब्जेक्ट के रूप में, एक टॉपिक के रूप में, एक मैनेजरियल एफर्ट को बेहतर करने के लिए उन्होंने इन प्रिंसिपल्स को लाया। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं हमारे बीच में, उनको लेके देखना होगा उन्होंने कौन से प्रिंसिपल्स अप्लाई किए और मार्केट में लोगों को लिए रिकमेंड किया। तो देखते हैं, हमारा टॉपिक है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को। नॉर्मली यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स रहे, मैनेजर एक्सपर्ट्स, बट यहाँ पे हम दो लोगों को लेके चलेंगे अकॉर्डिंग टू आवर चैप्टर एंड अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। फर्स्ट वन इज हेनरी फेयो एंड सेकेंड वन इज F.W. टेलर। हेनरी फेयो को कहा जाता है फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, या फादर ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है, फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यानी इनको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फादर माना गया, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम अगर देखा जाए तो उन प्रिंसिपल्स के बारे में एनालिसिस किया और बताया था इस पूरे दुनिया को कि क्या क्या कॉन्सेप्ट, क्या क्या टेक्निक्स हमें अपने मैनेजरियल स्किल में अडॉप्ट करना चाहिए, यूज करना चाहिए। दूसरे नंबर पे हमारे आते हैं F.W. टेलर, जिन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल को अप्रोच किया था कि साइंटिफिक तरीके से हमको अपने प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना चाहिए। हेनरी फेयो जी एक कोल माइन कंपनी में एज ए इंजीनियर के रूप में काम करते थे, और उन्होंने वहां पे जो वर्कर्स के साथ काम किया, जिन वर्कर्स के बीच में, कोल माइन कंपनी में जिन वर्कर्स के साथ उन्होंने काम किया, उनके काम करने का तरीका और उस पे जो रिजल्ट आता था, उसको देखते हुए उन्होंने उस कंपनी में, कोल माइंस में काम करते हुए, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज के जो वर्किंग एक्टिविटी था
उनका वर्किंग कैपेसिटी था, वो काम करने का जो टेक्नोलॉजी था, उन बहुत सारी चीजों को, या वहां का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था जिस सिस्टम पे काम होना था, उन सारी सिचुएशंस को उन्होंने रीड किया, वॉच किया, उस पर स्टडी किया और उन्होंने वहां पे एक बहुत बड़ा चेंज लाने की कोशिश की। कारण क्या था कि वह कोल माइंस कंपनी घाटे में चल रही थी और वो जब वहां पे एज ए मैनेजर लेवल पे काम करना शुरू किए तो उन्हें यह एहसास हुआ कि क्या रीजन है कि सारी चीजें रिसोर्सेस हैं लेकिन हम रिसोर्सेस के हिसाब से प्रॉफिट में नहीं आ रहे हैं, या ये कंपनी कोल माइन क्यों घाटे में चलती जा रही है लगातार। तो वो जब इस मैनेजरियल लेवल को एक्सेप्ट करते हैं तो उन्होंने अपने उन सारे सिस्टम को डायग्नोसिस किया और तब उन्होंने ये 14th प्रिंसिपल दिया पब्लिकली और बताया कि अगर हम इस सिस्टम पे काम करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक बेहतर लेवल पे ले जा सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि हेनरी फेयोल जी ने कौन से प्रिंसिपल्स हमको बताए हैं। तो वो 14th प्रिंसिपल थे, इनका नाम है 14th जनरल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल से सेंस ये है कि इनका जो ये प्रिंसिपल्स है वो साइंटिफिकली बहुत ज्यादा प्रूफ्ड तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जनरली जो स्टडी किया लोगों की मेंटालिटी से, वर्किंग एबिलिटी, टेक्नोलॉजी और जो मैनेजर डिसीजंस थे, उन सारे स्टेप्स पे उन्होंने स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उस पे उन्होंने एक थ्योरी तैयार किया। तो उनके ये जो 14th प्रिंसिपल्स हैं उसमें उन्होंने क्या क्या बताया। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क हेनरी फेयोल जी का यह एक पहला प्रिंसिपल आया था, डिवीजन ऑफ वर्क। तो इसमें क्या होता है, फेयोल जी ने ये कहा कि जो भी वर्क है उसका डिवीजन बनाना चाहिए, अलग अलग डिवीजन बनाइए और उसके हिसाब से काम को डिवाइड कर दो। जिस व्यक्ति के पास जो क्वालिटी है, जो स्पेसिफिकेशन है, उस व्यक्ति को वही काम देना चाहिए जिस काम को बेहतर तरीके से कर सकता है और उसको उस हिसाब से पूरे उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, जिससे कि सभी लोग अपने अपने वर्क को बेहतर तरीके से कर सके और एक व्यक्ति को एक काम, उसी काम को कॉन्सेंट्रेट होकर करने के लिए उन्होंने अप्रोच किया कि वर्क को डिवाइड कर दो। कोई भी व्यक्ति कभी भी आए, कोई भी काम करे, कभी आज कुछ किए, कल कुछ किए, कभी किसी काम पे आए, कभी किसी काम पे आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति का वर्क डिवाइड कर दो, डिसाइड कर दो कि आपको ये काम ईच एंड एवरी डे करना है, जिससे कि वह व्यक्ति उस काम को कंसिस्टेंटली कर सके, वो कंसंट्रेशन के साथ काम करेगा और बेहतर तरीके से उस पर काम करते करते उसका कॉन्फिडेंस और वर्किंग लेवल भी उसका बेहतर हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने फेयोल जी ने दूसरा नंबर पे जो प्रिंसिपल बताया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनका ये भी कहना है फेयोल का कि जो भी अथॉरिटीज है उसके साथ साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाए। जैसे अगर कोई मैनेजर है या कोई वर्कर है तो उसको अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो अथॉरिटी भी उसको मिलना चाहिए। अगर उसके पास अथॉरिटी है तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। जैसे अब कोई वर्कर है और वो आया, मूड में आया, काम किया, नहीं किया, चला गया, और या बहुत कम यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, तो उसको अगर मैं कुछ राइट्स देता हूं तो उसकी कुछ ड्यूटीज होनी चाहिए। भैया आपको ये काम हर हाल में कंप्लीट करना है, ये आपको अचीव करना ही होगा, ये एक स्टैंडर्ड सेट करना होगा और उसको उस काम को करने के लिए उसको कुछ राइट्स भी दिया जाए जिससे कि वो उस काम को करा सके। वो मैनेजर के अंदर भी वो राइट्स होने चाहिए जिससे वो अपने सबऑर्डिनेट से काम ले सके, और साथ में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए कि आपको अगर मैंने राइट दिया है तो आपको ये काम कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी ही होगी। थर्ड पॉइंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से यहाँ पे सेंस क्या हो गया कि डिसिप्लिन क्या होगा कि भाई बिना डिसिप्लिन के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हमें निश्चित रूप से अपने लाइफ से लेकर इवन हाउस होल्ड से लेकर के अपने किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तक अगर हम प्रॉपर डिसिप्लिन में काम नहीं करेंगे और बहुत तेजी से किसी भी चीजों को ग्रो करने के लिए
फटाफट किसी चीजों को अचीव करने के लिए अगर हम आउट ऑफ डिसिप्लिन जाकर के अपने उन टारगेट्स को लेने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाकर के हम फेल्योर होंगे। या तो मेरा मार्केट में जो मेरा रेशियो है वो डाउन हो जाएगा, मेरी प्रोडक्टिविटी की क्वालिटी खराब हो सकती है, मेरे वर्कर्स का जो वर्किंग कैपेसिटी है वो खराब हो सकती है। तो यहाँ पे कई सारी चीजों को देखते हुए ये बताया गया कि डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब कब कौन सा काम कितने समय में कैसे होना है, इसका एक प्रॉपर सिस्टम बनना चाहिए कि हमको इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे जाना होगा, इतने टाइम काम करना है, इतने टाइम के बाद लंच मिलने वाला है, इतने टाइम के बाद ब्रेकफास्ट मिलने वाला है। ये तमाम चीजों को एक वेल डिसिप्लिन्ड तरीके से हमें करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का सेंस हो गया कि अगर कमांड जो भी दिया जाए, मतलब कि अगर इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, आदेश दिया जाता है तो कोई एक पर्सन हो और उसी पर्सन के द्वारा ये तमाम ऑर्डर्स प्रोवाइड करने चाहिए। यानी एक बंदे से ही ऑर्डर पास होना चाहिए। पता चले कि इतने अगर 4 लोग हैं, इन 4 लोगों को ऑर्डर करने वाले लोग 10 लोग हो जाएं तो पता चलता है कि ये कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। यानी यूनिटी ऑफ कमांड का सेंस है कि कोई भी एक बंदा ऐसा हो रिस्पॉन्सिबल जो आगे के सामने वाले अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको क्या कर सकता है, कमांड करे। कमांड का मतलब हो गया कि वहां पे एक ही व्यक्ति के द्वारा ऑर्डर किया जाएगा। अगर अलग अलग लोगों के द्वारा ऑर्डर किया जाए तो निश्चित रूप से वह काम नहीं हो पाएगा। ओके, तो यूनिटी ऑफ कमांड के बाद हमारा अगला टॉपिक होता है यहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अब ये दोनों वर्ड बड़ा ही सिमिलर दिखते हैं, कमांड एंड डायरेक्शन। तो दोनों वर्ड्स में थोड़ी सी जो डिफरेंसेस है उसको हम देखते हैं। कमांड और डायरेक्शन। कमांड में क्या होता है, कोई एक पर्सन है और वो अपने नीचे के सबऑर्डिनेट्स, मान लो 2 लोग हैं तो 2 लोगों को, 3 लोग हैं तो 3 लोगों को वो इंस्ट्रक्शन देता है, ऑर्डर देता है। तो ये बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। यानी किसी एक व्यक्ति के द्वारा जब अपने नीचे सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर किया जाता है तो वो बोला जाएगा यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, लेकिन जब बात करें डायरेक्शन की तो अब इसको मैं ऐसे समझता हूं कि अभी ये जो एक व्यक्ति का कमांड था इन 3 लोगों के ऊपर, लेकिन इन तीनों के नीचे, मतलब हर एक के नीचे 10 वर्कर काम कर रहे हैं। तो अगर ये 10 वर्कर, 5 वर्कर काम कर रहे हैं तो सभी जो है अपने अपने टीम का, अपने अपने ग्रुप का, ये जो इतने लोग हैं ये एक ग्रुप है। ओके, ये एक ग्रुप है। तो इस ग्रुप को डायरेक्शन देने का काम कौन करेगा, तो डायरेक्शन, यानी ये जो होंगे सबऑर्डिनेट्स, यह अपने अपने ग्रुप को क्या देते हैं, डायरेक्शन। यानी अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए अपने ग्रुप के 10 पर्सन जो हैं उन ग्रुप का को डायरेक्शन देंगे, बी अपने ग्रुप के अंदर जितने पर्सन हैं उनको डायरेक्शन देंगे, सी अपने ग्रुप के अंदर जितने लोग हैं उनको डायरेक्शन देंगे। कमांड एक व्यक्ति देगा और डायरेक्शन में क्या होता है, डायरेक्शन में एक व्यक्ति एक ग्रुप को डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो यहां हो गया हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चेंज ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट। यहां पे क्या है कि हेनरी फ्योल जी ने ये कहा कि हर एक व्यक्ति की अपनी एक इंडिविजुअलिज्म होता है और वह उस हिसाब से काम करना चाहता है। तो हर व्यक्ति के अंदर जो अपने अंदर एक अकेले वाली सोच होती है, इंडिविजुअल थॉट होते हैं, उन इंडिविजुअल थॉट्स को ग्रुप थॉट के रूप में, जनरल थॉट के रूप में, यानी जनरल थॉट से सेंस ये है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है उस विजन के थॉट में उस इंडिविजुअल थॉट को कन्वर्ट करना। यानी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग काम करने आते हैं तो हर 100 लोग, वो एक आदमी जो है पूरे 100 लोगों के नंबर्स में हर एक व्यक्ति का अपना एक आइडियोलॉजी होता है। वो सब लोग इंडिविजुअल तरीके से अपने अपने आइडियोलॉजी के साथ फर्म में आते हैं, काम करते हैं, लेकिन फर्म का एक ही आइडियोलॉजी है कि उसको जो लेना है वो क्या है, उसका जो रिजल्ट है वो उसे आना चाहिए।
तो उसने क्या किया, फॉर्म ने इन सभी 100 जो वर्कर सबऑर्डिनेट्स या जो इंप्लाइज थे, उन सारे इंप्लाइज के अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए, जनरल इंटरेस्ट में, मतलब सबके इंटरेस्ट को एक तरीके से, यानी मिलिट्री मैन के तरीके से सारे मिलिट्री मैन को एक कमांडर कैसे कंट्रोल में लेता है एक टारगेट को लेकर के, उसी तरीके से इंडिविजुअल थॉट्स को ग्रुप थॉट्स में चेंज कर देना पड़ेगा। अगला पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन का मतलब ये हो गया कि जो व्यक्ति जितना काम करता है हर व्यक्ति का रिम्यूनरेशन डिसाइडेड होना चाहिए, या तो क्वांटिटी के हिसाब से, या तो टाइम के हिसाब से, या सिचुएशन या जो भी डिमांड है उसके हिसाब से। लेकिन हर व्यक्ति को अगर वो काम कर रहा है वर्कर, तो उसको सैलरी दो, उसको वेजेज दो, उसकी सैलरी या उसके वेजेज से उसके जो काम के बदले में उसको मिलना चाहिए, वो उसको बेहतर तरीके से बेहतर अमाउंट उसको देना चाहिए, जिससे कि अगर उसकी मतलब अर्निंग अगर स्ट्रांग होगी, अगर उसको काम के बदले में बेहतर रिम्यूनरेशन मिलता है, तो डेफिनेटली वह आपके फर्म के लिए भी बेहतर तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो मतलब पूरे यूनिट का, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो होल डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है, उसको एक व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए। मतलब ओवरऑल, जैसे इमेजिन कर लो कि यहाँ पे ये जो ग्रुप में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, यहाँ बहुत सारे लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, इनके पीछे एक इनके ऊपर मतलब हेड है, लेकिन इन सभी का हेड एक सिंगल पर्सन, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी है वो है। तो कहने का यहाँ पे सेंस यहाँ पे है कि जो भी मैनेजर है उसको मेन पावर जो है अपने पास सेंट्रलाइज करना चाहिए। मतलब फाइनली इनका जो वर्क है ये लोग देखते हैं, लेकिन इन लोगों को भी इंस्ट्रक्शन देने का, कमांड करने का राइट्स यहाँ होना चाहिए। और अगर एक व्यक्ति के पास पूरा राइट यहाँ रहता है तो निश्चित से वो सही तरीके से सबको कमांड कर पाता है। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर को अपने पास ही मेंटेन करके रखना। लेकिन साथ में एक और वर्ड आता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि अपने पावर को हम जब किसी और को ट्रांसफर करते हैं, यह सोच के कि हमें अकेले, मैं वो सारे चीजों को मैं अकेले खड़ा होकर नहीं करा सकता हूं, तो मेरे नीचे जो सबऑर्डिनेट्स हैं मैं उनको कुछ राइट्स और ड्यूटी देता हूं, जिससे कि वो बेहतर तरीके से काम को करा सके। तो इसको जब हम अपने राइट्स को किसी और को ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है यहाँ पे स्कॉलर चेन। तो स्कॉलर चेन की बात अगर करें तो स्कॉलर चेन क्या होता है कि यहाँ पे कमांड करने का एक सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम ऐसे है कि मान लो कि यहाँ पे एक मेन कमांडर बैठा हुआ है, जिसको आप कह सकते हो फॉर्म का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और उसके नीचे बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं अलग अलग विंग में। अभी सोचो कि ये आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और ये आपका सेल्स डिपार्टमेंट हो गया। तो ऐसे प्रोडक्शन में बहुत सारे जैसे मैनेजर, फिर इसके नीचे कोई सबऑर्डिनेट, फिर ये सबऑर्डिनेट, फिर ये हो गया, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे देखा जाए तो हर डिपार्टमेंट में अलग अलग हेड्स नीचे साइड में बने हुए हैं। ओके, तो कैसे यहाँ पे कह रहा है स्कॉलर चेन का सेंस ये है कि एक चैन होना चाहिए, जो कम्युनिकेशन है एक चैन होना चाहिए, जो कमांड है उसका एक चैन होना चाहिए। यानी यह व्यक्ति सीधे इसको नहीं वो करेगा, कम्युनिकेट करेगा, यह व्यक्ति इनको कम्युनिकेट करेगा, यह इनको कम्युनिकेट करेंगे, ये इनको कम्युनिकेट करेंगे और यह इनसे कम्युनिकेट करते हैं। सेम यही चीज इस डिपार्टमेंट में ये यहाँ, फिर यहाँ, फिर ये इनको यहाँ, फिर ये इनको यहाँ कम्युनिकेट करेंगे, ये होना चाहिए। यानी स्कॉलर चेन का सेंस ये हो गया। लेकिन हेनरी फ्योल ने ये भी कहा कि अगर स्कॉलर चेन से हम अगर कम्युनिकेशन करते हैं तो कई बार यहाँ हमको डिसीजन लेने में या रिजल्ट अचीव करने में बहुत बार क्या होता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, और हम कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं, क्योंकि यहाँ से मैसेज यहाँ तक आते आते बहुत लंबा टाइम लग सकता है। तो यहाँ स्कॉलर चेन तो होना चाहिए, लेकिन फ्योल ने ये भी कहा है
कि स्कॉलर चयन के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि अगर बीच में आवश्यकता पड़े तो ये दोनों डिपार्टमेंट डायरेक्ट एक दूसरे से भी कम्युनिकेट कर सके। इस तरह की कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए कि नहीं जब होगा तो ये व्यक्ति ही इनको बताएंगे, ये इनको या ये इनको बताएंगे, ये इनको बताएंगे तभी होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कॉलर चयन तो होगा, लेकिन यह भी सुविधा होनी चाहिए कि अगर इमरजेंसी आ जाए तो ऐसे में हमको इस सिस्टम को अडॉप्ट न करके डायरेक्ट हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को भी मैसेज प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, यानी ऑर्डर भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है कि कौन ऑर्डर करेगा, कैसे ऑर्डर होगा, किसको ऑर्डर करना है। एक ही व्यक्ति के द्वारा ऑर्डर होना चाहिए, जो वर्ड आया था कमांड, उसी तरह से यहाँ पे ऑर्डर की बात है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, एक व्यक्ति ही ऑर्डर करेगा। वह व्यक्ति किसको ऑर्डर करेगा तो उसके लिए भी वो चैनल की बात है कि चैनल के थ्रू ही ऑर्डर होना चाहिए। अगर ऑर्डर हमको कई जगहों से, कई अपने हेड से आते हैं तो हमारे पास कंफ्यूजन होगा कि हम किस हेड की किस ऑर्डर को फॉलो करें। यानी ऑर्डर में या प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में हमें ये देखना होगा कि ऑर्डर किसी एक ऑथराइज्ड पर्सन से ही होना चाहिए। अगला कह रहे हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, यानी जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके साथ इक्विटी की भावना, समानता की भावना रखना चाहिए। उनके साथ कंधे पे से कंधा मिला के काम करना चाहिए। मैनेजर को अपने वर्कर्स के साथ पैरेलल होकर काम करना चाहिए। उनके अंदर एक ऐसी भावना हो कि लगे कि नहीं, हमारे वहां जो भी वर्कर्स हैं हम सब एक बराबर हैं। अपने मैनेजर से लेकर के जो सबसे छोटे लेवल का एम्प्लॉय है उसके और उसके बीच में, दोनों के बीच में, मैनेजर लेवल से लेके लोअर लेवल तक में क्या होनी चाहिए, एक रूपता जैसे दिखाई देनी चाहिए, जैसे लगे सब लोग एक समान है, उसमें कोई मेरा बॉस लेवल पे नहीं है। ये फीलिंग आना चाहिए हमारे जो वर्कर्स हैं लोअर लेवल के, उनको ये दिखाना चाहिए नहीं। साथ में मैं ये भी कहूंगा कि मेल या फीमेल दोनों तरह के एम्प्लॉयज हो सकते हैं, तो मेल और फीमेल दोनों एम्प्लॉयज के साथ हमारे अंदर मैनेजर इसके लिए होनी चाहिए कि हम दोनों के साथ एक इक्वल व्यवहार बिहेव कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब ये हो गया कि जो भी हमारे वर्कर्स हैं, उन वर्कर्स को यह एहसास होना चाहिए, उनको हमें एहसास कराना चाहिए कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आप बेहतर पोजीशन पे और एक लॉन्ग ड्यूरेबल तरीके से आप काम कर सकते हो। आपका एक जॉब का टेन्योर होगा कि आप 60 इयर्स के उम्र तक, 70 ईयर की उम्र तक आप कंटिन्यू हमारे फॉर्म में काम कर सकते हो। क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को यह फील होता है कि मुझे यहां से कभी भी जाना पड़ सकता है, मुझे यहां से कभी भी निकाला जा सकता है, तो निश्चित रूप से उस काम की जगह वो किसी दूसरे फॉर्म, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटी देखता रहता है, जिससे उसका पूरा कंसंट्रेशन इस यहाँ के अपने जहां काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में वो पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर काम नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं दिखता है, उसको फ्यूचर स्टेबल नहीं दिखता है। यानी अपने एम्प्लॉइज को ये रियलाइज करना है कि आप स्टेबल हो, आपकी जॉब स्टेबल है और आप एक लॉन्ग टर्म तक काम कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट का प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव से सेंस ये हो गया कि हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, उन वर्कर्स और अपने सबऑर्डिनेट्स को भी यह अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना चाहिए कि आप भी फॉर्म के बेहतर रिजल्ट के लिए, फॉर्म के टारगेट को अचीव करने के लिए आप अपने एडवाइस हम इस फॉर्म को दे सकते हैं। और इसके लिए अगर आप करते हो इस तरह, तो आपको निश्चित से बेहतर तरीके से अवार्ड रिवार्ड दिया जाएगा, जिससे कि वो वर्कर्स को भी यह रियलाइज हो कि हम भी यहाँ अगर चाहें तो राय देकर, एडवाइस देकर के अपने मैनेजमेंट को खुश कर सकते हैं, मैनेजमेंट को एक नई ओपिनियन दे सकते हैं, एक नई आइडियोलॉजी देने के भी हम कैपेसिटी रखते हैं। यह रियलाइज होना उनको जरूरी है और उनको लगे कि भाई मेरा भी यहाँ इंपॉर्टेंस है, मुझे भी राय देने का राइट है और मैं यहाँ पे अगर हो सकता हो बेहतर डिसीजन ले लेता हूँ, बेहतर एडवाइस देता हूँ, तो मुझे इसके बदले में निश्चित से मेरा ऑर्गेनाइजेशन मुझे मोटिवेट करेगा, प्रमोट करेगा मेरे डेजिग्नेशन को, मेरे सैलरी को अवार्ड के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्ड। प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्ड, इसका मतलब होता है यूनिटी।
is the most powerful word in the world. Unity is the most powerful word in the world. मतलब मैं ये समझता हूं पूरे विश्व में यूनिटी शब्द सबसे पावरफुल शब्द है। अगर हम यूनाइट होकर के काम करते हैं तभी हम किसी टारगेट को बेहतर तरीके से अचीव कर पाते हैं। यानी सब अपने जगह पर ठीक है, सब इन सभी में मैं समझता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट तो मेरे लिए ये महसूस होता है कि यूनिटी ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी हाउस होल्ड का इवेंट कर सकते हो कि सबसे बड़ी ताकत होती है। और यूनिटी अगर रहेगा तो निश्चित है कोई भी रास्ता, कोई भी मंजिल हमारे हमसे दूर नहीं हो सकता है। तो ये हमारे हेनरी फ्योली के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक्सप्लेनेशन था। उन्होंने ये 14 प्रिंसिपल एक्सप्लेन किए थे और आपको कोशिश करने की सारे हेडिंग्स को, सारे पॉइंट्स को आपको नोट करना चाहिए और इन हेडिंग्स पे प्रॉपर कंसंट्रेट करके आप अपनी बुक को स्टडी भी करें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हमने हेनरी फ्योली का 14th जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखा और अब वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ FW टेलर देखेंगे और साथ में टेक्निकल साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। आप इस वीडियो को वॉच करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।